नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज जुमे के नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। तीखी तकरीरें हुई, गर्दन कटाने, खून बहाने, ई सीट बजा देने की बातें कही गई। बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर ममता की पुलिस ने पाबंदी लगा दी, वहां भी हंगामा हुआ। इस पर सियासत भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से बैंकॉक में मुलाकात की, बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे जुल्मों की बात की। आज ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की चिंता से। पीयूष गोयल ने आज हमारे स्टार्टअप्स को चैलेंज दिया, उन्हें फ्यूचर का रास्ता बताया और इस समय देश में चल रहे स्टार्टअप्स को आईना दिखाया। पीयूष गोयल ने कहा, हमारे देश में जिस तेजी से स्टार्टअप्स की तादाद बढ़ रही है वो दिल को खुश करने के लिए अच्छी है, लेकिन जिस तरह के स्टार्टअप सामने आ रहे हैं वो चिंता की बात है। पीयूष गोयल ने कहा, हमारे देश में स्टार्टअप का मतलब बिजनेस हो गया है। कोई फैंसी आइसक्रीम बनाकर बेच रहा है, तो कोई ग्लूटेन फ्री बिस्किट का स्टार्टअप चला रहा है, तो कोई क्विक डिलीवरी ऐप बनाकर खुश है। उन्होंने पूछा, क्या इस तरह के स्टार्टअप से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा? क्या इनसे देश की इकोनॉमी को फायदा होगा? पीयूष गोयल ने चीन के स्टार्टअप का एग्जाम्पल दिया, कहा हम क्विक डिलीवरी ऐप बना रहे हैं और चाइना के लोग माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल डेवलप कर रहे हैं। हम लोग के घरों में खाना और दूसरा सामान पहुंचाकर खुश हैं और चीन के लोग दूसरे देशों में माइक्रोचिप और बैटरी सप्लाई कर रहे हैं। मैंने पीयूष गोयल की पूरी बात सुनी और लगा कि बात में वजन है। इस तरह के स्टार्टअप 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य पाने में मददगार नहीं हो सकते। ये इशू बहुत सीरियस है, देश के नौजवानों से जुड़ा है, देश के फ्यूचर से जुड़ा है। मैं आपको सुनाता हूं पीयूष गोयल ने क्या कहा। इस वक्त दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ चल रहा है। देश भर में अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग इस महाकुंभ में जुटे हैं। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप की तारीफ की। पीयूष ने बताया कि भारत में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। देश में 1,69,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप हैं। आज भारत की स्टार्टअप स्पेस और डिफेंस सेक्टर से लेकर क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी तक, डीप टेक से लेकर चिप डेवलपमेंट तक काम कर रही है, लेकिन ऐसा काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। इसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर ने समझाया कि वक्त के हिसाब से, दुनिया के कॉम्पिटिटिव मार्केट के हिसाब से हमारे स्टार्टअप ने क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं। पीयूष गोयल ने कहा वो चाहते तो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ करने वाली स्पीच देकर चले जाते, लेकिन उन्होंने सोचा कि स्टार्टअप के तीसरे महाकुंभ में कुछ रियलिटी चेक करना चाहिए, कुछ कड़वी बातें कहनी चाहिए जो आज सुनने में शायद बुरी लगें, लेकिन इन बातों से भारत के स्टार्टअप्स शायद इंस्पायर हो जाएं। पीयूष गोयल ने भारत और चीन के स्टार्टअप का एक कंपैरिजन चार्ट दिखाया। कंपैरिजन करके दिखाया कि भारत के बड़े बड़े इनोवेटर्स स्टार्टअप के नाम पर फूड डिलीवरी ऐप चला रहे हैं, बेरोजगारों को कम पैसे देकर अमीरों के घर खाना पहुंचा रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3 चीजों का फैड यानी फैशन चल रहा है। पहला फूड डिलीवरी, दूसरा क्विक कॉमर्स यानी कम से कम वक्त में किराने का सामान लोगों तक पहुंचाना, और तीसरा फैशन फैंसी आइसक्रीम और कुकीज बेचने का। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा, अगर चीन की तरफ देखें तो चीन के स्टार्टअप लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मशीन लर्निंग जैसे डीप टेक पर काम करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए टूल डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेक्टर में तहलका मचा रहे हैं, दुनिया के बाजार पर कब्जा कर रहे हैं, रोबोटिक्स और 3D मैन्युफैक्चरिंग से नए जमाने की इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich
can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies. And with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को. ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है. दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की. दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, building chips, AI models, which will prepare the nation for the future. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनाने हैं? उसके लिए हम सबको हिम्मत करनी पड़ेगी. और ये इतना ही मैं इन्वेस्टर्स को भी कह रहा हूं, अमन गुप्ता, शार्क टैंक में जरा चेंज करो अपने पर्सपेक्टिव्स को. Instant grocery delivery, latest hot on the block. I have no problems. He can list at a few $1 billion. I'm very happy. I only wish they'd had more Indian investors rather than the foreigners buying off all our startups. And look at what the other side is doing. Robotics, automation, machine learning, preparing themselves for 3D manufacturing. Next gen factories that are more efficient and that compete with the rest of the world and capture markets. हम रोते रह सकते हैं, चॉइस हमारी है. यहां युवा पीढ़ी होने के कारण मैंने ये पुटअप किया. आर वी एज द फ्यूचर ऑफ इंडिया? और 2047 में शायद भुवनेश्वर को छोड़ के मे बी मैडम हम में से तो और कोई नहीं होगा. फ्रंट रो के भी इस तरफ के लोग छोड़ दो तो उस तरफ के लोग तो शायद नहीं होंगे. You all are the sculptors of new India. You have to make Viksit Bharat 2047 happen. स्टार्टअप्स का एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी है. 2016 में भारत में केवल 450 स्टार्टअप कंपनियां थी, आज करीब 1.25 लाख हैं. नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन की शुरुआत की थी. स्टार्टअप को पैसे जुटाने में आसानी हो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया फंड की शुरुआत की थी. इनोवेशन के लिए 2016 में अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया था. स्टार्टअप को शुरुआती दौर में बढ़ावा देने के लिए एक समृद्ध योजना लेकर आए थे. स्टार्टअप के लिए मार्केट प्लेस की शुरुआत की. पूंजी जुटाने के लिए मुद्रा योजना को लॉन्च किया. आईटी मिनिस्ट्री ने स्टार्टअप हब डेवलप किए. युवाओं को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप किए. डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला. पीयूष गोयल की चिंता इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी स्टार्टअप शुरू करने वाले नौजवान नए जमाने के चैलेंजेस को स्वीकार नहीं कर रहे. और पीयूष गोयल ने यह दिखाया कि नौजवानों को क्या करना चाहिए, किन सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए. We'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown.
And frankly, when we look at deep tech, and when I see the numbers are still probably 1,000 companies, 1,000 startups in the deep tech ecosystem, disturbing sign. Wealth creation in the short run may happen with some of these conveniences. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें, या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी है. That, friends, is the choice before us. We may do all sorts of international trade agreements, and today under Prime Minister Modi's guidance and leadership, we are not aiming small. We are not looking at agreements with countries who are in a situation which is even worse than what India is in. That used to be the Congress culture. They would do agreements with countries like, who are much weaker than us. What Modi ji does is agreements with Australia. We are aspiring to do an agreement with EU, the 27 nation bloc, with UK, with USA, with Peru, with Chile, with Australia, with New Zealand, with Oman, with Bahrain, Qatar. Our ambitions are to compete with the best in the world. With every one of them, we talk of a startup bridge. But I can't take to them grocery stores and say this is India's offering for startups. पीयूष गोयल को अंदाजा था इतना साफ साफ कहना स्टार्टअप वालों को शायद अच्छा नहीं लगेगा, खासतौर पर उनको जो थोड़े बहुत कामयाब हो गए हैं. और ऐसा हुआ भी. क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ज़ेप्टो के फाउंडर आदित्य पलीचा, भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर, इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर मोहनदास पाई ने पीयूष गोयल के बयान पर एतराज जताया. आदित्य पलीचा ने ट्विटर पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, कहा कि भारत को स्टार्टअप की आलोचना करना बहुत आसान है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि चीन और अमेरिका की स्टार्टअप अगर कमाल कर रही हैं तो वहां का माहौल क्या है. आदित्य ने कहा, ज़ेप्टो ने पिछले 3-4 साल में जो कमाल दिखाया है वो किसी से कम नहीं है. आज ज़ेप्टो क्विक कॉमर्स से 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, सरकार को 1000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स पे करता है. आदित्य पलीचा ने कहा कि अमेरिका और चीन में स्टार्टअप अगर डीप टेक और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे सेक्टर्स में कमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि वहां पहले से ही गूगल, फेसबुक, अलीबाबा, टेंसेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं. ये कंज्यूमर कंपनियां हैं. इन्फोसिस के बोर्ड मेंबर रहे टीवी मोहनदास पाई ने पूछा कि स्टार्टअप की तरक्की के लिए कैपिटल कहां है. मोहनदास पाई ने कहा, 2014 से 2024 के दौरान भारत की स्टार्टअप को 160 अरब डॉलर का निवेश मिला. दूसरी तरफ चीन के स्टार्टअप्स को 845 अरब डॉलर और अमेरिका के स्टार्टअप्स को 2.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला. मोहनदास पाई ने कहा कि भारत के इनोवेटर किसी से कम नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे की कमी की. हालांकि जब स्टार्टअप के लोग रिएक्ट करने लगे तो पीयूष गोयल इस मुद्दे पर फिर बोले और फिर स्टार्टअप महाकुंभ में गए. उन्होंने कहा, सरकार तो चाहती है कि भारत के स्टार्टअप्स दुनिया में सबसे बड़े बने, सबसे बेहतरीन काम करें, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कुछ नया करना पड़ेगा. पीयूष गोयल ने कहा, उनको सुझाव है कि अब रिसर्च पर फोकस किया जाए, टेक्नोलॉजी और रिसर्च पर इन्वेस्ट किया जाए, तभी हम भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे. कार्यक्रम खत्म हुआ, पीयूष गोयल बाहर निकले और उन्होंने कहा कि भारत और चीन के स्टार्टअप की तुलना किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं की गई. वो तो स्टार्टअप का हौसला बढ़ाना चाहते थे, उन्हें चैलेंज देना चाहते थे और उनकी बात को इसी नजर से देखा जाना चाहिए. मुझे पूरा विश्वास है कि जो लक्ष्य कल रखे हमने, एक तरफ कि स्टार्टअप का इकोसिस्टम अब बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा और मैं समझता हूँ एक इंस्पायर करने का कोशिश की गई थी, बजाय के जो कुछ लोगों ने उसको विवादित ढांचे में डालने की कोशिश की. पर स्वाभाविक है, सकारात्मक जो सोच होती है वो बड़े लक्ष्य की तरफ जाती है. और कल का जो मेरी बात थी उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि अब भारत में पायदान तैयार हो गया.
द थ्रेशोल्ड, द फाउंडेशन इज रेडी, नींव रख दी गई है और इस नींव के ऊपर हमारे युवतियां बड़ी छलांग लेने के लिए उत्तेजित भी है, तैयार भी है और पूरे होशो हवास में, पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ नई ऊंचाइयों छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है पीयूष गोयल ने जो कहा वो सच कहा, भारत के नौजवानों की भलाई के लिए कहा। उन्होंने स्टार्टअप चलाने वालों को सिर्फ आईना दिखाया, नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए कड़वी बात भी कही। उनकी बात को इसी पॉजिटिव भावना से लेना चाहिए। देश में अब तक 2.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। स्टार्टअप रोजगार दे रहे हैं, चाहे फूड डिलीवरी ऐप हो, घरेलू सामान पहुंचाने वाले ऐप हो, सर्विसेज के ऐप हो या मार्केटिंग के दूसरे ऐप। इनसे कम पढ़े लिखे, गरीब और मध्यम वर्ग के नौजवानों को काम तो मिल रहा है और ये अच्छी बात है, ये इसकी पॉजिटिव साइड है। पर इस तरह के स्टार्टअप सिर्फ डिलीवरी बॉयज पैदा कर रहे हैं। इससे देश की इकोनॉमी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के एक्सपोर्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा। इसीलिए पीयूष गोयल की चिंता जायज है, क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स को हर संभव मदद दे रही है। भारत सरकार ने 2500 करोड़ रुपए स्टार्टअप के लिए रखे, स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए सस्ता लोन दिया, इसके लिए 500 करोड़ का बजट रखा। शुरुआती 3 सालों में स्टार्टअप को जो भी मुनाफा होगा उसे टैक्स फ्री रखा है। स्टार्टअप पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप को लोन देती हैं तो उस अमाउंट पर कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है। इतनी सारी सहूलियत देने के बाद भी अगर हम सिर्फ डिलीवरी ऐप बनाकर खुश रहें तो चिंता तो करनी पड़ेगी। अब जमाना बदल गया है। नए डिलीवरी ऐप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जाइंट्स का मुकाबला तो नहीं कर सकते, पर जब तक हमारे जैसे स्टार्टअप्स इस लायक बनेंगे तब तक मार्केट में बहुत कुछ और नया आ चुका होगा। इसलिए अभी से फ्यूचर की तरफ देखने की जरूरत है, 2 कदम आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। इसीलिए पीयूष गोयल ने चीन का एग्जाम्पल दिया। चीन ने आज से 10 साल पहले सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप और एआई पर काम शुरू कर दिया था। आज उसे इसका फायदा मिल रहा है। अगर हमारे स्टार्टअप्स ने इस बारे में सोचा होता तो आज भारत को भी इसका फायदा मिलता। अब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगा दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारे लिए जगह बनी है, लेकिन हमारे पास न तो प्रोडक्ट्स रेडी हैं न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये मौका हमारे हाथ से निकल सकता है। इसका फायदा ताइवान और साउथ कोरिया देश जैसे उठाएंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है उसका असर दुनिया में दिखने लगा है। अमेरिका के शेयर बाजार समेत भारत से लेकर जापान, चीन, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय देशों तक के शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। हमारे यहां सेंसेक्स 930 पॉइंट और निफ्टी 345 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। इन्वेस्टर्स के करीब 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसी तरह टोक्यो के निकी एक्सचेंज में 966 पॉइंट की गिरावट आई। हांगकांग का शेयर बाजार हैंगसेंग 350 अंक से ज्यादा गिर गया। चीन, कंबोडिया और वियतनाम के एक्सचेंज में भी यही ट्रेंड दिखाई दिया। यूरोप के शेयर बाजारों में भी आज हाहाकार मचा। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज डेक्स आज 843 पॉइंट्स गिर गया। फ्रांस का स्टॉक एक्सचेंज 250 पॉइंट से ज्यादा गिरा और लंदन के एफटीसी स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 4% की गिरावट आई। अमेरिका में तो शेयर मार्केट आज खुलेगा, वहां अब सुबह होने वाली है, लेकिन कल डी जोन्स में 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डी जोन्स एक्सचेंज 1600 पॉइंट की गिरावट के बाद बंद हुआ। हालांकि आज भारत के लिए अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आई है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 1% कम कर दिया, 27% से घटाकर 26% कर दिया। यह कोई बड़ी रियायत नहीं है, लेकिन इसका असर तो होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर, कॉपर, सोने चांदी, सेमीकंडक्टर, एनर्जी सेक्टर और कुछ दूसरे मिनरल्स को टैरिफ से रियायत दी है। चीन, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, ब्राजील जैसे देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने चीन पर 54%,
वियतनाम पर 46% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ लगाया है। अब जाहिर है इसका फायदा इंडिया के टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका के इंपोर्टर्स वियतनाम या बांग्लादेश के बजाय भारत से माल खरीदेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा। इसलिए भारत पर ट्रंप के टैरिफ का बुरा असर कम ही रहने की संभावना है। वैसे भी भारत की इकोनॉमी घरेलू डिमांड पर ज्यादा चलती है, जबकि बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे मुल्क, उनकी पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट के भरोसे है। ट्रंप ने संकेत दिया कि वो टैरिफ पर बातचीत करके सौदेबाजी करने के लिए भी तैयार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, अगर कोई देश अमेरिका को बेहतर डील ऑफर करता है तो वो टैरिफ का बोझ कुछ कम कर सकते हैं। अपने टैरिफ वॉर से शेयर बाजार में आई गिरावट को लेकर ट्रंप ने कहा, जब मरीज का ऑपरेशन होता है तो शुरुआत में वो कमजोर दिखता है, लेकिन आगे चलकर ऑपरेशन से फायदा होता है। उनको उम्मीद है आगे चलकर टैरिफ से अमेरिका का भला होगा। I mean, it's to be expected. This is a patient that was very sick. We really inherited a terrible economy, as you know, with a lot of problems, including loss of manufacturing and plants closed up all over the country. You know, we've lost 90,000 plants since NAFTA, if you think of that. 90,000. It's not even believable. And about 6 million jobs. And so it was a sick patient. It went through an operation. भारत के नजरिए से देखें तो ट्रंप के नए टैरिफ का कई सेक्टर्स में तो हमें फायदा हो सकता है। जैसे टेक्सटाइल्स और गारमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। इसमें हमें बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले एडवांटेज होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम में हम वियतनाम और थाईलैंड को पीछे छोड़ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल है, जो अभी भी टैरिफ फ्री है। एग्रीकल्चर के कुछ एरियाज जैसे श्रिम्प एक्सपोर्ट में नुकसान होगा, लेकिन राइस एक्सपोर्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मानकर नहीं बैठने जाना चाहिए कि ट्रंप ने टैरिफ में जो बदलाव किए हैं ये उनकी आखिरी चाल है। ट्रंप एक पक्के बिजनेसमैन है, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आने बाकी हैं। हमारा पुराना एक्सपीरियंस बताता है कि अमेरिका भारत से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए कहेगा, एमएसपी सिस्टम में सुधार के लिए कहेगा, जो हमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका हमसे पेटेंट एक्ट में बदलाव के लिए कहेगा ताकि उसकी ओल्ड टाइम ड्रग्स को प्रोटेक्शन मिल सके। अमेरिका हमसे अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के लिए कंसेशन मांगेगा। उन्हें इंडियन कंज्यूमर्स को डायरेक्टली माल बेचने की सुविधा देने के लिए कह सकता है। लेकिन हमें इन सब की परवाह किए बगैर अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने मार्केट, अपने स्किल और अपने एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। अगर ट्रंप का स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट, तो नरेंद्र मोदी का स्लोगन भी है इंडिया फर्स्ट। ट्रंप के टैरिफ से दुनिया में जो संकट पैदा हुआ है उसे हम अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, संकट को अवसर में बदल सकते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त फायदा पहुंचा सकते हैं, मेक इन इंडिया को स्पीड दे सकते हैं, अगर हम इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से तैयार कर पाएं, लेबर लॉज में रिफॉर्म्स कर पाएं, बिजनेस बढ़ाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर पाएं, और सबसे बड़ी बात, बिजनेस करने वालों को लेकर अपनी सोच बदल पाएं। ये सोचना बंद करें कि हर बिजनेस करने वाला बेईमान होता है। ये देखें कि वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, देश की इकोनॉमी को कितनी मदद करता है। अगर ये सोचेंगे तो इस टैरिफ वॉर को बड़े अवसर में, अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। अगर दुनिया में अपनी जगह बनानी है तो आज बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, बिजनेस करने वालों को रिस्पेक्ट देना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर अब से थोड़ी देर पहले श्रीलंका पहुंचे हैं। मोदी राष्ट्रपति अनुकुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका गए हैं। पिछले साल श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन हुआ था। वामपंथी नेशनल पीपल्स अलायंस के नेता अनुकुमार दिसानायके नए प्रेसिडेंट बने थे। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी हेड ऑफ स्टेट का यह पहला श्रीलंका दौरा है। कोलंबो पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर बैंकॉक में मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से आधे घंटे की मुलाकात की। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में
शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद मोदी की मोहम्मद यूनुस के साथ ये पहली औपचारिक मीटिंग थी। बांग्लादेश की तरफ से की गई रिक्वेस्ट के बाद हुई इस मीटिंग में मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठाया। मोदी ने मोहम्मद यूनुस से कहा कि वो हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और दूसरे माइनॉरिटीज के खिलाफ हुई हिंसक वारदातों की जांच कराएं, दोषियों को कड़ी सजा दें। माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यकों की जो वहाँ पे हालत है और इस विषय को लेके बातचीत में जो दोनों लीडर्स के बीच में हुई, जैसा मैंने अपने रिमार्क्स में कहा, प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को खुल के सामने रखा। इसके बारे में हमारी गहरी चिंता उन्होंने जताई और इसका असर जो बाकी समाज पे होता है उसके बारे में प्रोफेसर यूनुस को अवगत कराया और उन्होंने अपनी आशा जताई कि आखिरकार ये जो मुद्दा है इसकी जो जिम्मेदारी है वो बांग्लादेश सरकार की है और उन्होंने आशा जताई कि बांग्लादेश सरकार इस विषय पे अपनी जिम्मेदारियों पे खरी उतरेगी और इन चीज़ों को आगे इनकी जांच करेगी। मोदी ने मोहम्मद यूनुस के सामने बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने को कहा और इसके बाद मोहम्मद यूनुस ने भी बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बात की। शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन की मांग उठाई। हालांकि मोदी ने क्या जवाब दिया इसका पता तो नहीं चला। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि यह मुद्दा मीटिंग के दौरान उठा था, लेकिन शेख हसीना के मामले में भारत अपना स्टैंड पहले ही साफ कर चुका है। फिलहाल इससे आगे वो कुछ नहीं बता पाएंगे। जहां तक शेख हसीना का सवाल है और उनके सिलसिले में जो बांग्लादेश की ओर से एक निवेदन आया है, मैं इसके बारे में इस समय पे इसके बारे में बातचीत हुई थी और जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने पहले ही इसके बारे में आपको अवगत किया है कि हमारे पास इस मुद्दे पे एक निवेदन आया है। इस समय इस विषय पे कुछ और कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जब भी किसी हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं तो डिप्लोमेट की तरह घुमा फिरा कर बात नहीं करते, अपनी बात साफ साफ कहते हैं। इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का मुद्दा उठा दिया। शेख हसीना का मुद्दा उठाना मोहम्मद यूनुस की मजबूरी थी, क्योंकि उन्हें भी वापस जाकर खालिदा जिया की पार्टी के नेताओं और कट्टरपंथी मौलानाओं को जवाब देना होगा, जिनकी मेहरबानी से वो सत्ता में बैठे हैं। मोदी अब बैंकॉक से श्रीलंका पहुंच गए हैं। 2 दिन बाद 6 अप्रैल को मोदी श्रीलंका से वापस लौटेंगे और लौटते समय सीधे रामेश्वरम जाएंगे। 6 अप्रैल को रामनवमी है। मोदी रामेश्वरम में रामनवमी के दिन समुद्र पर बने नए पम्बन पुल का उद्घाटन करेंगे, फिर रामनाथ स्वामी मंदिर में जाकर साधना करेंगे। जब रामनवमी में ये कार्यक्रम हो रहे होंगे, नरेंद्र मोदी साधना कर रहे होंगे, देश भर में रामनवमी सेलिब्रेट करने की तैयारी हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ने एक बार फिर रामनवमी के जुलूस को परमिशन देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में टेंशन है। हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए हैं। हालांकि ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है और कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के विरोध के बाद भी हिंदू संगठनों को रामनवमी का जुलूस निकालने की परमिशन दे दी है। असल में अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने कोलकाता पुलिस से रामनवमी जुलूस की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने यह कहकर अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यह जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलता है। पिछले साल जुलूस के दौरान हंगामा हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, इसलिए उस रूट पर जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा सकती। पुलिस के फरमान के खिलाफ अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की। कोर्ट ने दोनों संगठनों को कुछ शर्तों के साथ रामनवमी जुलूस निकालने की परमिशन दे दी है, लेकिन कहा कि दोनों जुलूस अलग अलग टाइम पर पारंपरिक रूट से ही निकलेंगे। मुस्लिम बहुल इलाके काजीपाड़ा से भी गुजरेंगे और कोलकाता पुलिस जुलूस में शामिल लोगों को सुरक्षा देगी।
लेकिन शर्त यह है कि दोनों जुलूसों में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, कोई लाठी डंडा लेकर जुलूस में नहीं जाएगा और जो लोग जुलूस में शामिल होंगे उनके नामों की लिस्ट और आई कार्ड पहले से पुलिस के पास जमा कराना होगा। बड़ा ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट मिला है हमें। परमिशन हमें मिली, जो पीछे 13 साल से जो रूट होके हम आ रहे हैं उसी रूट पे हमें परमिशन मिली। बी कॉलेज गेट नंबर 1 से होते हुए रामकृष्णपुर घाट पे गंगा आरती के साथ समापन होगी और इसमें हमें बोला गया है कि 500 की संख्या रहेगी, हम उसी को मान के चलेंगे। हमें बोला गया है टैब्लो एक लिमिटेशन रहेगा, हम वो भी मानेंगे। साउंड सिस्टम हम डीजे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ साउंड सिस्टम हम ले जाएंगे और बाकायदा हाई कोर्ट की परमिशन को मानते हुए हम चलेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेता कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के रुख पर मोहर लगाई। अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग पहले ही पुलिस को बता देते और पुलिस की बात मान लेते तो कोर्ट जाने की जरूरत ही न पड़ती। हाई कोर्ट के पास वो लोग गए थे, हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया ये तो मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट के पास तो वो लोग गए थे, हाई कोर्ट के पास कौन गए थे? तो आप लोग हाई कोर्ट के पास जाएंगे और हाई कोर्ट जब कोई ऑर्डर देंगे वो नहीं मानेंगे, वो कैसे चलेगा? तो हाई कोर्ट बोल दिया है ये रूट में करना पड़ेगा, हाई कोर्ट बोल दिया है ये मेटालिक कोई आर्म्स नहीं रखना है, हाई कोर्ट बोल दिया है आइडेंटिटी कार्ड रखना पड़ेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। असल में विश्व हिंदू परिषद समेत बंगाल के कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि 6 अप्रैल को पूरे बंगाल में 2000 से ज्यादा यात्राएं निकाली जाएंगी। 5000 जगहों पर श्री राम महोत्सव होगा। इनमें 1.5 करोड़ हिंदू हिस्सा लेंगे। बीजेपी श्री राम महोत्सव के आयोजन में पूरी तरह वीएचपी के साथ है। इसीलिए आज जैसे ही कोर्ट का फैसला आया तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जुलूस को परमिशन न देकर ममता ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सबको पता लग गया कि बंगाल में हिंदुओं को अपने धार्मिक त्योहार मनाने के लिए भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इशू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। शुभेंदु अधिकारी को जवाब दिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने। बैनर्जी ने कहा बीजेपी बेकार का हल्ला मचा रही है। ममता सरकार हाईकोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। क्योंकि वीएचपी और अंजनी पुत्र सेना की एप्लीकेशन कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ थी, इसीलिए पुलिस ने जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी थी। ये लोग तो झूठा बात सब हर वक्त बोलता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है किस तरीका से परमिशन मांगना होगा, ये तरीका फॉलो करेंगे तो परमिशन मिलेगा, तरीका नहीं फॉलो करेंगे तो नहीं बनेगा। वो तो बीजेपी का पार्टी ऑफिस नहीं है रे भाई, जो मर्जी वो करेगा। अनलेस यू मेक एन एप्लीकेशन इन दैट फॉर्म व्हाट एवर द हाई कोर्ट हैज सेड, हाउ कैन यू गेट द परमिशन? अरे वो आरोप आप दिखाइए जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर दिया था उस तरीका से एप्लीकेशन किया और नहीं किया है, पहले तो ये बात है, उनको दिखाना बोलिए ना। आज दिल्ली में बंग भवन के सामने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी हुई। इस प्रदर्शन में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, बीजेपी सांसद सौमिक भट्टाचार्य, सोमेंदु अधिकारी और जगन्नाथ सरकार भी शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि ममता के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, बंगाल के मंदिर खतरे में हैं। बीजेपी डेलीगेशन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने बंगाल में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों की शिकायत की। सुकांत मजूमदार ने कहा ममता मुसलमानों के साथ इफ्तार करती हैं, ईद पर मुबारकबाद देने जाती हैं, लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा हकीकत यह है कि ममता मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि बंगाल में दंगा हो, लेकिन बीजेपी
ममता की खूनी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। छोड़ो, बंगाल में हिंदुओं को न्याय दो, बंगाल में हिंदुओं को न्याय दो। रामनवमी में पिछली बार 3-4 जगहों में पथराव हुआ था। इस बार भी क्या होगा हमें पता नहीं, क्योंकि ये सरकार, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जो है वो खुद चाहती है कि दंगा हो, खुद चाहती है कि पथराव हो। पिछली बार जो वर्डिक्ट आया था हाईकोर्ट का, उस वर्डिक्ट में कोर्ट ने सजेशन दिया था, आपको शायद याद है, कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में उनको केंद्र की सहायता चाहिए तो आप सेंट्रल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाइए और उसका डिप्लॉयमेंट करिए। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ममता बनर्जी की सरकार ने सेंट्रल से बात नहीं की, चिट्ठी नहीं लिखी कि आप सेंट्रल फोर्सेस दे दीजिए, हम पीसफुली रामनवमी करना चाहते हैं। वो उल्टा प्रोसीड्यूर चला रही है, रामनवमी का परमिशन कैंसिल कर रही है। आप कौन होते हैं परमिशन देने वाले? अब हिंदू अगर अपनी रिलीजियस राइट के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो इस हिंदुस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान का? और पूरे देश के लोगों को इसके संज्ञान लेना चाहिए, एनएचआरसी को भी लेना चाहिए। दीदी वोट बैंक को एक नया नोमेनक्लेचर दिया है, आपको पता है ना, दूधेल गाय, जो गाय जो दूध देती है, जो गाय दूध देती है उसका लात खाना भी सही है। प्रॉब्लम ये है बंगाल में दूध और खीर ममता बनर्जी खा रही है, लात बाकी हिंदुओं को खाना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रोटेस्ट को तृणमूल कांग्रेस ने ड्रामा करार दिया। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी सेक्युलर नेता हैं और सब धर्मों का आदर करती हैं। बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करके ममता को हराना चाहती है, लेकिन बीजेपी के नेता समझ लें, ममता आखिरी सांस तक बंगाल की मुख्यमंत्री रहेंगी। न कोई उन्हें हटा सकता है, न कोई हरा सकता है। जय श्री राम। मैं तो नारा देता हूँ, मैं तो संसदीय दल का नेता हूँ तृणमूल का। ममता बनर्जी कभी किसी धर्म का ऊपर, जो दिल में जो चाहे उसका पूजा करो। ममता बनर्जी का सेकुलर लीडर आज देश में नहीं है, तो एक आइन होता है, किसी तरह से तुम मिছিল करोगे, अनुमति लेना होगा, पुलिस को बताना होगा। वो नहीं लक्ष्य है। लक्ष्य है कि हिंदू मुसलमान को विभाजन करो और बंगाल में ममता को हटाओ। ये नहीं होगा। ममता बनर्जी जितना साल तक जिंदगी जिएंगे उन्होंने ही मुख्यमंत्री रहेंगे, उसका बाद में हम लोग राज करेंगे बंगाल में। बंगाल में दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार पर विवाद तो होता है। हर बार कोलकाता पुलिस हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की परमिशन देने से इनकार करती है। फिर राजनीति होती है, हिंदू संगठन कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से परमिशन लेकर आते हैं और उसके बाद जुलूस निकलता है। पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी यही रिपीट हो रहा है। ममता की रणनीति साफ है। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। बंगाल में मुसलमानों का वोट 30% है। ममता इस वोट बैंक को इंटैक्ट रखना चाहती हैं। इसीलिए ममता ईद सेलिब्रेट करने के लिए लंदन का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटी। बीजेपी ने ममता के इसी रुख को निशाना बनाया है। बीजेपी का इल्जाम है कि ममता मुस्लिम वोटों के चक्कर में रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती हैं और वक्फ बिल पर मौलानाओं को सपोर्ट करती हैं। वक्फ बिल के मुद्दे पर आज कोलकाता में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। आज जुमे की नमाज के बाद पार्क सर्कस इलाके में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों की कॉल पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वक्फ बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी हुई। खास तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए गए। इस प्रोटेस्ट में मौलानाओं ने ऐलान किया कि भले ही पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने बहुमत के आधार पर वक्फ बिल पास करा लिया हो, लेकिन मुसलमान इसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। मौलानाओं ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और अगर सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया, पूरे देश के मुसलमान एक साथ सड़कों पर आएंगे। मौलानाओं ने कहा सरकार ये न समझे कि मुसलमान चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। मजहब की हिफाजत के लिए खून बहाना पड़ा तो बहाएंगे, गोलियां खानी पड़ी तो खाएंगे।
लेकिन वक्फ पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाज दिए, पता तो चले कि यहाँ पर शेर सब आ चुके हैं। आवाज, क्योंकि आज हमारे पास यही एक हथियार है, हमारी आवाज। और अगर ये आवाज दबी रही तो आपको दबाया जाएगा। कम से कम आवाज बुलंद करना पड़ेगा ताकि पार्लियामेंट में वो लोग जो अभी तक खामोश है उन्हें खबर हो जाए कि मगरबी बंगाल में लोग चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हुए हैं, वो हर वक्त तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो संभल के बाद अगर गोली सीने पे खाने वाला कोई पैदा होगा तो बंगाल के जमीन से वो लोग पैदा होंगे और हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आप सीने पे गोली खाने के लिए सर पे कफन बांधकर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि अब बात हमारे मस्जिद की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे कब्रिस्तान की आ चुकी है, क्योंकि अब बात हमारे मदरसों की आ चुकी है। हम इसे गिरते हुए नहीं देख सकते, हम अपने ऊपर बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं, अपने घरों को बुलडोजर के हवाले कर सकते हैं, लेकिन हर केस हमारे मस्जिद की तरफ, हमारे मदरसों की तरफ, हमारे कब्रिस्तान की तरफ अगर तुमने निगाहें उठाई तो याद रखे दूसरा बुलडोजर तुम्हारे पार्लियामेंट में भी चलेगा, उसके लिए भी तुम तैयार रहो। आज कोलकाता के अलावा मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, किशनगंज, जमुई, अलीगढ़, कानपुर और मेरठ जैसे कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा और सबसे तीखी तकरीरें कोलकाता में ही सुनाई दी। मुस्लिम संगठनों की रणनीति साफ है, अब तमाम मौलाना देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, धरने देंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलानाओं ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने का वक्त मांगा है। वक्फ बिल पर साइन करने से पहले मुस्लिम संगठनों की बात सुनने की गुजारिश की है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेता वक्फ बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। आज असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर भी दिया। दोनों ने एक ही मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग पिटीशन फाइल की हैं। मोहम्मद जावेद बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के सांसद हैं। वक्फ पर जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसके मेंबर थे। आज मोहम्मद जावेद ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के मौलिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया कि कांग्रेस ऑफिशियली वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा इस बिल के खिलाफ दर्जनों लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। जब मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, कई सारे लीडर हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। आगे क्या एक्शन रहेगा? अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे। वक्फ बिल पर लोकसभा में 14 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। राज्यसभा में 13 घंटे तक डिबेट चली। सभी पार्टियों के नेताओं को अपने अपने तर्क पेश करने का मौका दिया गया, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने बिल पर कम और सियासी डायलॉगबाजी ज्यादा की। सब के सब यही कहते रहे कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। सरकार वक्फी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, कब्रिस्तानों मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि यह बिल संविधान के किस आर्टिकल का वायलेशन है, सरकार जमीनों पर कैसे कब्जा कर लेगी। आपको याद होगा इस तरह के आरोप उस वक्त भी लगाए गए थे जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तो भी मामला सुप्रीम कोर्ट गया था और कोर्ट ने उसका फैसला एक तरफा किया था।
अब वक्फ बिल पर भी फैसला होगा, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत और सियासी बातें जबरदस्त हो रही हैं। वक्फ बिल को सपोर्ट करने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ छोटे मोटे लोगों ने आवाज उठानी शुरू की है। जेडीयू के 5 नेताओं ने आज पार्टी छोड़ दी, लेकिन पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेता लोकल लेवल के हैं, जिनका अपना कोई खास प्रभाव क्षेत्र नहीं है। मोतिहारी के मोहम्मद कासिम अंसारी ने जेडीयू से इस्तीफा दिया और इसके बाद जेडीयू माइनॉरिटी सेल के पूर्व प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी और माइनॉरिटी सेल के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक ने इस्तीफा दिया। जेडीयू के पूर्व प्रदेश सचिव राजू नैयर और माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट नदीम अख्तर ने भी रिजाइन कर दिया। हालांकि इनमें से कोई भी जाना पहचाना नाम नहीं है, लेकिन आरजेडी के नेताओं ने इससे बड़ा इशू बनाया। जब बात बढ़ गई तो ललन सिंह ने कहा, जिनको लेकर आरजेडी से लेकर खूब बातें कही जा रही हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को तो पार्टी के लोग भी नहीं जानते। कासिम अंसारी तो चुनाव में जमानत भी नहीं बचा पाए थे। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है, बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। मालूम है 2020 के विधानसभा के चुनाव में कौन पार्टी से चुनाव लड़े थे? पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे ढाका विधानसभा से, और 499 वोट आया था। भारी नेता है। और आरजेडी के लोग भारी नेता हैं, उनको वक्फ बोर्ड समझ ही में नहीं आता है, तो उनको कौन समझाएगा? बड़ी बात यह कि जेडीयू में कुछ बड़े नेता भी नीतीश कुमार आंख दिखा रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा है, जेडीयू ने जिस तरह वक्फ बिल का समर्थन किया वो सही नहीं है, ये मुसलमानों के साथ धोखा है, इसलिए इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। गुलाम गौस से जब पूछा गया क्या वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे, तो उन्होंने कहा, अगर हमारी गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये विधेयक। रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, 1926 के विरुद्ध है। जेडीयू ने तो समर्थन कर दिया, आपकी पार्टी ने समर्थन किया होगा। इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम लोग हमारे गर्दन पर छुरी चलेगी, हम मतलब हाँ में हाँ मिलाएंगे। नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने पहले भी ये बातें रखी थी। पहले भी रखा था, फिर रखेंगे। मैं तो राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को वापस भेज दें। कई बार ऐसा हुआ है। क्या लगा चुनाव में इसका नुकसान होगा? अब देखा जाएगा क्या होगा, नहीं होगा तो समय बताएगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, फैसला मेरे हक में क्या देगा। हमें उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया होगा, ये आपको हम क्या के लिए बता, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेट द टाइम कम। इसके बाद नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने कहा, थोड़ी बहुत नाराजगी तो हर मुद्दे पर होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जितना काम किया उतना किसी ने नहीं किया। जो माइनॉरिटी के बड़े तबका के लोग, बड़े समाज के लोग, ये लोग जहाँ पे काम करते थे, जिसको नेता बनाने के उन्होंने काम किया था, वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। जो मिला था माइनॉरिटी को एनडीए ने दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। 2005 के बाद वो कब्रिस्तान का मामला रहा हो, या मदरसे का मामला रहा हो, मदरसा के शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का मामला रहा हो, या बहुउद्देशीय भवन का मामला रहा हो, या हॉस्टल का मामला रहा हो, या आज के डेट में आवासीय विद्यालय जो अब कैमूर जिला में ही बना हुआ है, देखने बन रहा है चमचमाते हुए, पूरे जिले के अंदर 37 जिले में मैं बनवाने जा रहा हूँ। उन्हीं के निर्देशन पर निश्चित तौर पर हमारे समाज, माइनॉरिटी के समाज के लोगों का बराबर एनडीए और नीतीश कुमार ने ख्याल रखा है, आगे भी ख्याल रखेगी। कुछ लोग जदयू में घमासान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है, ये पार्टी है, आना जाना लगा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहता, इतना कहना चाहूँगा, ये देश और प्रदेश का खूबसूरती है सबको मिलकर चलने और चलाने का, जिसके नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा किए और आगे भी करेंगे। क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, और जिन लोगों को लगता है कि उन्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगा, वो वक्फ बिल का बहाना बनाकर नीतीश कुमार का साथ छोड़ेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज सुबह सुबह जब फिल्म स्टार मनोज कुमार के निधन की खबर आई तो बहुत सारी तस्वीरें आंखों के सामने गुजरी। उपकार का मेरे देश की धरती सोना उगले कान में गूंजने लगा। पूर्व पश्चिम का मनोज कुमार
अपने देश के लिए किस तरह लड़ता है वो याद आया। रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, ऐसी न जाने कितनी सारी फिल्में हैं जिनके जरिए मनोज कुमार ने अपनी अलग पहचान बनाई, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई। उनकी फिल्मों को देशभक्ति की भावना भरने वाली फिल्मों के रूप में देखा गया। मनोज कुमार की फिल्मों के गाने, उनकी फिल्मों के डायलॉग भारत की विरासत और भारत के गौरव की बात करते थे। इसीलिए मनोज कुमार का नाम भी भारत कुमार पड़ गया। जिस दौर में मनोज कुमार फिल्म इंडस्ट्री में आए, उनके सामने एक से एक लेजेंड थे, बड़ी चुनौतियां थी। अगर मनोज कुमार उन्हीं के तरह का काम करते तो शायद पीछे रह जाते, लेकिन उनकी फिल्मों ने उन्हें राजनीतिक गलियारों में भी जगह दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोज कुमार के साथ अपनी 2 पुरानी तस्वीरें शेयर करके उन्हें याद किया। मनोज कुमार चाहे अब शरीर से हमारे बीच में नहीं है, कल सुबह उन्हें अग्नि दी जाएगी, लेकिन अपनी फिल्मों से, अपने अभिनय से वो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा महाराष्ट्र में कुछ औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, ये समाज में टेंशन पैदा कर रहे हैं। उनको लगता है कि पोस्ट मोदी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। बार बार देखते शिवाजी के बारे में। अरे भाई, शिवाजी जब आगरा की फोर्ट से भागे थे, मुसलमान के साथ भागे थे। लेकिन शिवाजी ने जिसका पेट फाड़ा था वो भी मुसलमान था। बिल्कुल सही है। जब शिवाजी अफजल खां को खंजर घोंप रहे थे तो शिवाजी के पीछे तलवार लेकर कौन खड़ा था? मुसलमान खड़ा था। इसीलिए तो कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी के पीछे मुसलमान खड़ा था, मोदी के पीछे वैसे ही खड़ा हो जाए। ऑल इंडिया MIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे